Hello everyone, welcome to Legalstan. I am here to discuss how to read case laws for CLAT PG. Let me tell you, अभी तक YouTube पे किसी ने CLAT PG से रिलेटेड कैसे केस लॉज को पढ़ते हैं नहीं बताया है, बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी एज अ टीम ऑफ लीगलस्तान इज़ गिविंग यू सॉल्यूशन एंड शोइंग यू पाथवे हाउ टू रीड केस लॉ. सो शुरू करते हैं कैसे हम केस लॉज को पढ़ते हैं. जैसे कि एक जजमेंट में सबको पता होता है कि 4-5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एक कि उसकी फैक्ट्स क्या होते हैं, उसमें इश्यूज़ क्या है, प्रीवियसली डिसाइडेड केसेस क्या क्या कोर्ट किए गए बोथ साइड्स के द्वारा, कोर्ट ने किसकी रीजनिंग को माना, क्या रेशियो अप्लाइड हुई और क्या प्रेसिडेंट सेट किया कोर्ट ने, और अंततः क्या जजमेंट दिया कोर्ट ने. ये 5-6 चीज़ें जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. उसमें 2 एस्पेक्ट जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है. वो है फैक्ट्स, इश्यूज, एनालिसिस एंड जजमेंट फाइनली. एंड लेट मी टेल यू, क्लैट जो है 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है. एक कि इश्यूज क्या थे, रेशियो क्या सेट किया कोर्ट ने, और दूसरा कोई अगर मेजर रिलीफ दिया है तो उस रिलीफ का इम्पैक्ट क्या पड़ा है विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन और एक्ट. तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि आप कन्वेंशनल तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं केस को. एक जजमेंट्स की बहुत सारी चीज़ें मैटर कर सकती है एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए. जैसे एज बीइंग अ लॉयर उसके लिए कुछ और इंटरप्रिटेशन होगी एक जजमेंट की, बट यू बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ क्लैट पीजी और प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी, आपको ध्यान क्या देना है कि वो फैक्ट किस पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड था, उसमें क्या क्या सेक्शंस इन्वॉल्व थे, क्या क्या इशूज़ थे, उसके बाद एनालिसिस कोर्ट का क्या था. और फ्रॉम माई साइड आई वुड एडवाइज कि ऑलवेज रीड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट कोर्ट बाय द कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. जो भी कोर्ट किया कोर्ट्स ने कोई भी जजमेंट्स को, उसको आपको पढ़ना ही है. और उससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज होगी वो ब्रॉडन होगी. तो आपको मोटा मोटा आइडिया हो गया होगा कि क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. दूसरी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई भी जजमेंट पढ़ें तो उसमें अगर कोई सेक्शंस दे रखा है तो हम बेसिकली उस सेक्शंस को बेयर एक्ट के थ्रू पढ़ेंगे, और उसके राउंड अबाउट जितने भी सेक्शंस हैं, राउंड अबाउट्स में जितने भी सेक्शंस आएंगे उसको हम कवर करेंगे एट एनी हाउ. अगर हम उसको स्किप करते हैं क्वेश्चंस वहीं से आएंगे. एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बट वन थिंग आई कैन एश्योर यू कि एक जगह अगर आप केस लॉज और जजमेंट पढ़ के जा रहे हो तो यू कैन अप्लाई योर रैशनल माइंड रीडिंग एनी पैसेज. आप उस चीज़ को क्रैक कर सकते हो, बिकॉज लॉ जो है वो लॉजिक से डिराइव होता है. अगर आपके पास लॉजिक है तो वो पैसेज को आप सॉल्व कर दोगे, आई कैन एश्योर यू. क्योंकि इवन आई बीइंग अ कैंडिडेट कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने सारे जजमेंट्स को पढ़ रखा है, लेकिन कोई इतना क्लेम जरूर कर सकता है कि अगर मेरे सामने कोई पैसेज आएगा तो मैं उसको देख के ऐसे फंबल नहीं होऊंगा और मैं ये नहीं समझूंगा कि मेरे को ये आता ही नहीं तो मैं कहाँ से इसको सॉल्व करूंगा. क्योंकि अगर आप जजमेंट पढ़ते हो, द गुड थिंग अबाउट जजमेंट इज कि यू गेट टू एक्सपोज टू लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. सो जजमेंट इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी इनरिचिंग थिंग, जो कि आपके नॉलेज को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, और प्लस में आपके सोचने की जो कैपेबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू वन पर्टिकुलर सेक्शन और इंटरप्रिटेशन जो होगी, उससे आपको ये हेल्प करेगा कि आप एग्जाम में बैठोगे तो आप इजीली उस चीज़ को सेल थ्रू कर जाओगे. दूसरा टिप, अगर मैं कोई एक जजमेंट पढ़ रहा हूँ, मान लो आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक जजमेंट पढ़ रहे हो, उसमें 5 जज बेंच का डिसीजन आया. अब उसमें क्या मैटर करेगा जो क्लैट पीजी पूछता है, उसमें बेसिकली जो डिसेंटिंग जज होंगे अगर हैं तो यू शुड रिमेंबर हिज नेम. उसके बाद आपको उनकी जो डिसेंटिंग ओपिनियन है उनका रैशनले क्या था वो रहना ही है. उसके बाद दूसरा आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या करनी है, अगर कोई जज ऐसा जजमेंट लिख रहा है जो कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, विच हैज़ बीन सब्जेक्ट टू पब्लिक क्रिटिसिज्म और पब्लिक ओपिनियन, उस पर्सपेक्टिव पे भी क्लैट उस पर फोकस करता है हमेशा. तो उस पार्ट को भी आपको पढ़ना है.
और उसके नोट्स आपको एक हैंडी वे में बनाने हैं। जैसे आपको कीवर्ड्स लिखने हैं। अब मान लो कि फेडरलिज्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आता है, तो उससे रिलेटेड जितने भी केस लॉस पहले आए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, यू हैव अ ग्लांस ओवर द सेम, और वो ग्लांस करने के बाद आपको रिलेट करना है कि इस अभी जो पर्टिकुलर जजमेंट आया है उसमें उसकी रिलेवेंसी क्या रही है और क्या नहीं रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम इस चीज़ को फिट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे टू अदर केसेस टू। अब मैं आपको एक बात अश्योर करता हूँ, क्लैट पीजी क्या करता है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न को चूज़ करता है कि अगर बच्चे को अगर टेस्ट करना है मुझे आर्बिट्रेशन लॉ से या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, तो वो एक थीम को पकड़ेगा। मान लो कि अगर मुझे इस बार अगर फंडामेंटल राइट में कुछ अच्छे जजमेंट्स आ गए, या फिर विथ रिलेटेड टू इमरजेंसी प्रोविज़न आ गए, या फिर अमेंडमेंट प्रोविज़न आ गए, या फिर रिलेटेड टू एनी एग्जीक्यूटिव बॉडी उसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आ गए, 2-3 मेजर जजमेंट्स आए, तो वो थीम को पकड़ेगा, उस पार्ट को पकड़ के फिर आ जाएगा। तो वी विल बी डिस्कसिंग द इम्पॉर्टेंट सेक्शंस एंड इम्पॉर्टेंट केस लॉस अगर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आते हैं इन फ्यूचर और इन कमिंग डेज, तो वो शेयर करेंगे। बट एज ऑफ नाउ I will suggest you to go to one particular website and use it efficiently. See, so you can see the website on my window, and the same reflects here cases. So you go in this section and देखो आप यहाँ पे pending लिखा है. You do not have to read the pending section because it has not been decided yet. Decided वाले sections में जाना है. अभी देख रहे हो यहाँ पे एक decided cases लिखे हैं. सी ये लोग, इनकी अच्छी चीज़ें क्या है कि ये वही जजमेंट्स को कोट करते हैं जिनकी वैल्यू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से थोड़ी बहुत डिराइव होती है। तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि अगर मान लो आर्बिट्रेशन का कोई क्वेश्चन है या फिर क्वेश्चन को डिसाइड किया गया है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है तो दे विल कवर डैट केस। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड यू नो कि कम से कम 4 से 5 पैसेजेस तो कॉन्स्टिट्यूशन से आते ही आते हैं, तो आप उसकी वेटेज को समझ रहे हो। मिनिमम 20 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दैट साइट इज गोइंग टू बी लॉट हेल्पफुल फॉर यू। एंड लेट मी टेल यू वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस वेबसाइट कि आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में ये चीज़ों को बताता है। अब मैं आपके सामने एक डेमो दे रहा हूँ कि इसको हम और अच्छे से एक्सेस कैसे करेंगे। लेट मी शो यू एग्जाम्पल ऑफ डिसाइडेड केस हेयर। यस, this one is the decided case, that is presidential reference on power of the governor and president. अब क्या है ये, अब नीचे हम जाएंगे, ये सी दिस आर द केस डिस्क्रिप्शन। एक आप ओवरव्यू लोगे इससे, और इसमें बेसिकली इस तरीके से चीज़ों को दिखाया गया है और सारी इंपॉर्टेंट, मान लो कि इसमें आर्टिकल 142 का रेफरेंस है, सो यू हैव टू रीड द 142 आर्टिकल इन ग्रेट डिटेल। उसके बाद आप नीचे जाओगे और इफ़ यू वांट अ क्रिस्प नोट ऑफ द सेम यू कैन ओपन दिस आर्गुमेंट मैट्रिक्स 2 एंड विल गेट टू नो कि इसको कैसे पढ़ना है। अभी यू विल सी ऑन दिस थिंग, सी what are the issues, what were the issues and what are the opposing, which parties were the opposing and what were their arguments and कौन फेवर कर रहा था, वो आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगा। एंड यू विल गेट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आपको इंटरेस्ट है, सी आपको देना ही पड़ेगा 20 से 25 मिनट पर डे के टू रीड द जजमेंट, नॉट टू रीड द होल जजमेंट बट रीड द जजमेंट इन अ वे कि आपको थोड़ा बहुत उसकी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एंड वन पर्टिकुलर थिंग विच आई मस्ट टेल यू, कोई भी जजमेंट को ऑन SCO or over any particular website, this is not this is just for illustrative purpose, not exhaustive। आप किसी और वेबसाइट को रेफर कर सकते हो, बट आई एम रेफरिंग बिकॉज ये बहुत कन्वीनियंट है और यूज़र फ्रेंडली भी है। और दूसरा ये है कि अगर आप जजमेंट पढ़ रहे हो तो कोई भी सेक्शन का अगर वहाँ पे जिक्र है, मान लो सेक्शन 142 है, आर्टिकल 142 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, अब उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें डिस्कस की गई होंगी उस जजमेंट में, या फिर आपको प्रायर नॉलेज जितनी हुई थी आपके लॉ स्कूल्स में आर्टिकल 142 से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई थी, वो चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यू शुड ऑलवेज मेक नोट्स। एक कॉपी लेके रखो आप बगल में, उसमें आपको लिखना ही है कि आर्टिकल 142 का इंटरप्रिटेशन इस पर्टिकुलर जजमेंट से रिलेटेड था। अब इस पर्टिकुलर जजमेंट से अगर रिलेटेड है तो वो मेरे नोटबुक में होनी चाहिए। सो फॉर एट द लास्ट टाइम और लास्ट मोमेंट पे अगर रिवीजन मुझे करनी है तो मैं कैसे भी करके उस पर्टिकुलर
आर्टिकल को ध्यान में रख के जाऊंगा एग्जाम के लिए, और वो केस लॉ याद रहना चाहिए। अगर मान लो कि कोई जज ने डिसेंटिंग ओपिनियन दिए उस पर्टिकुलर जजमेंट में, तो यू हैव टू मेक अ सेपरेट कॉलम फॉर डैट, और उस सेपरेट कॉलम से आप एक चीज़ कर सकते हो कि उसको हाईलाइट करोगे, बिकॉज क्लैट पीजी उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और एक बात और याद रखना कि अगर कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर जजमेंट हो रखा है, जैसे इनकेस सबरीवाला का भी डिसाइड होने वाला है, जो कि 9 जज बेंच बैठी है, फिर 7 जज बेंच का होगा, फिर 5 जज बेंच का होगा, उस 5 जज बेंच से लेके 9 जज बेंच का जो इंपॉर्टेंट केसेस है उनके मेन जजेस के या फिर पांचों जजेस के, इन केस इफ़ यू आर एबल टू रिमेंबर, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस आते हैं। आई एम नॉट हेयर टू टेल कि जस्ट क्रैम एवरीथिंग, बट अगर आप याद कर पाते हो तो इट्स वेरी गुड। अगर आप नहीं भी याद कर पाते हो तो आई विल सजेस्ट यू कि आप एक बार ग्लांस रख लो कि आप ऑप्शन को देख के एलिमिनेट कर पाओ कि भाई ये तो नहीं हो सकता इस जजमेंट में, तो आप उसको कर दोगे वहाँ पे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, आई मस्ट एश्योर यू। और 2-3 क्वेश्चंस अगर आपने सही कर दिए, जो कि मेरी वो आदत नहीं रही थी एट द टाइम ऑफ माई ओन क्लैट पीजी प्रिपरेशन, मैं बेसिकली क्या करता था, यूज्ड टू डिक्लटर माई माइंड्स। मैं ऐसा नहीं हो कि अगर कुछ सामने से फैक्ट है तो उसको मैं रट के जाऊँगा, बट आई विल नॉट ट्राई टू से कि आप नहीं करो इस चीज़ को। यू शुड ट्राई, अगर नहीं हो रहा है यू कैन लीव, बट यू हैव टू डबल डाउन ऑन अदर थिंग। उससे आपको मार्क स्कोर करने ही पड़ेंगे। अगर आप अच्छा मेमोराइज कर पाते हो चीज़ों को तो यू कैन गो फॉर इट, बट अगर नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो उसको। दूसरा चीज़ क्या है, अगर किसी जज ने डिसेंटिंग ओपिनियन दी है तो उसके नाम तो आपको याद होने ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। अगर वो याद नहीं हो रहे तो वहाँ पे आप इजीली 1 मार्क्स लूज करोगे, और अगर गलत ऑप्शन लगा के आया तो 0.25 तो वहाँ भी जाएगा। तो ये मैट्रिक्स जो है वो एक तरीके से नंबर गेम का है। अगर आपकी 2-3 या फिर आप फैक्ट याद करके चले गए और जजेस के नाम याद करके चले गए तो वहाँ पे आप 2-3 मार्क्स आराम से ले आओगे। अगर नहीं आ पा रहा है तो उसको छोड़ दो। आई विल बेटर टेल कि आप उसको छोड़ के जाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप दिमाग में फैक्ट्स को डालोगे आपके कॉन्सेप्ट्स पीछे चलते जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को। दूसरी चीज़ ये है कि ऑलवेज ट्राई टू रिलेट all those matters with other subjects too. See, CLAT PG basically, when I was attempting my CLAT PG, तो I must tell you कि I have not read the whole passage in wholesome way. I just want to convey one thing कि मैंने पूरे passages नहीं पढ़े थे एग्ज़ाम में। मैं जस्ट होलसम आइडिया लिया था पैसेज को देख के कि ये पैसेज क्या कनोट करना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, और फिर वो स्ट्राइक करता था कि वेदर आई हैव रेड दैट पर्टिकुलर थिंग इन माई प्रिपेयरिंग डेज फॉर क्लैट पीजी। अब उससे एक होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओगे, क्योंकि आपकी रीडिंग स्किल कितनी भी अच्छी हो, नो वन कैन बी डैट मच मास्टर कि वो 24 पैसेजेस को 120 मिनट में ऑल क्वेश्चंस करने के साथ साथ पढ़ जाए थॉरली। सो एक चीज़ आपको बूस्टअप करेगा, अगर आपने जजमेंट्स पढ़े हैं, अगर आपको ओवरव्यू पता है सब्जेक्ट्स के बारे में, और वो सब्जेक्ट के बारे में ओवरव्यू कैसे आएगा, जजमेंट्स, रीसेंट जजमेंट्स को पढ़ के, कोर्ट के एनालिसिस को पढ़ के, जजमेंट्स को पढ़ के, इश्यूज़ को पढ़ के। सिंपल, इसका कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। एंड आई एम टेलिंग यू द प्रो टिप जो कि आपको रैंक 1000 से रैंक 100 के अंदर ला सकता है, और आप एग्ज़ाम में बिल्कुल भी पैनिक नहीं करोगे, क्योंकि नो वन कैन प्रिडिक्ट पेपर एट एनी कॉस्ट। आप ये सोच रहे हो कि ये पढ़ के जाऊँगा यही वाला जजमेंट आ जाएगा, मैं कर लूँगा क्वेश्चन को, ये नहीं हो सकता। सो डू नॉट लिव इन दैट पॉलिसी कि मैं वो जजमेंट पढ़ के जाऊँगा और वही वाला जजमेंट आ जाएगा। तो व्हाट शुड यू डू? अब तुम्हें करना क्या है? करना है बस मेहनत, सिंपल। अब मेहनत कैसे करेंगे? हम गाइड करने के लिए हैं आपको, और हम गाइड भी करेंगे, बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। और जितनी भी हमने प्रिपरेशन के दौरान गलतियां करी हैं, या फिर जो भी सही चीज़ करा है जिसकी वजह से रैंक आया है, वो सारे प्रो टिप्स आपको शेयर किए जाएंगे कि आप कैसे उस चीज़ों को एफिशिएंटली मैनेज कर पाओगे, और अच्छे से कम इतना आप कॉन्फिडेंट होके जाओगे कि जब आप पेपर लिखने जाओ तो आप फंबल ना करो, आपके दिमाग में ब्रेन फॉगिंग ना हो कि मुझे कुछ आती ही नहीं है इसमें पेपर में। अब अगर ये सारी चीज़ें हैं तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखे हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा डॉक्ट्रिनल कॉन्सेप्ट रखा था अपने दिमाग में, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनको 2 क्वेश्चन नहीं आता था, 1-2 पैसेजेस नहीं आते थे, तो वो पूरे पैसेजेस को छोड़ के आते थे, और ये सोचते थे कि मैं सारा सही कर लूँगा, क्योंकि आपको अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे। अगर आप अटेम्प्ट्स नहीं करोगे, ह्यूमन माइंड्स का अपना लिमिटेशन है। यू कैन हैव एक्यूरेसी ऑफ 80%, 85%, 90%, नो वन कैन प्रिडिक्ट माई एक्यूरेसी इज 95%। आई एम ट्राइंग टू
मेक यू वेरी कंफर्टेबल अबाउट द फैक्ट कि सब लोग गलतियां करते हैं, बट उन गलतियों को आप मिनिमाइज़ कर सकते हो मॉक टेस्ट लगा के, जजमेंट्स पढ़ के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके और हमारे एक्सपर्ट गाइडेंस को लेके। सो एट लास्ट आई वुड लव टू अनाउंस यू दैट वी एज अ लीगल स्टान इज़ लॉन्चिंग अ बैच फॉर CLAT PG 2027 which is gonna be live from June 15. So it's a golden opportunity for all of you guys to join and register for the same, and we will make sure you sell through or you went through those exam days with that much ease and comfort that if you sit in the exam you must do it with all perfection and all easiness. And at last I would love to know your views and comments upon this video and what else you would like to know about the CLAT things, and we are going to share a lot of videos with related to CLAT PG in coming days. So as of now, thank you so much.